आज पढ़ेंगे हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता या इसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 भी बोलते हैं, ठीक है, सीआरपीसी को कहते हैं। तो जानिए इसके बारे में ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता किसे कहते हैं, इसका क्षेत्र क्या है और ये किस उद्देश्यों के लिए बनाई गई और ये अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुई। ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो जानिए, देखिए क्या कहती है। ठीक है, वो क्या कहती है, इसमें देखो बताया गया कि हमारी दंड की प्रक्रिया संबंधित विधि मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में समाविष्ट है। देखो, जो भी आईपीसी के अंतर्गत जो भी दंड दिया जाता है उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, किस तरह से किसी को दंडित किया जाएगा, इसके बारे में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को किसमें दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बताया थे कि आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता, उसके अंदर दंड बताए गए। चोरी के लिए कितना दंड होगा, मर्डर के लिए कितना दंड होगा, किस चीज के लिए दंड मिलेगा, किस चीज के लिए दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बताया गया। और दंड मिलेगा तो कितना दंड मिलेगा, ये हमें आईपीसी से पता चला। इसी तरह से और बहुत सारी विधियां हैं जो हमें बताती हैं किस अपराध में कितना दंड मिलेगा। वो सारी विधियां जो हैं ये तो बता रही हैं कि दंड मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, तो वो तरीका, ठीक है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसीजर, वो कहाँ दिया गया है, वो दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, जितने भी क्रिमिनल मामले होंगे, जितने भी ये दांडिक मामले होंगे, आपराधिक मामले होंगे, फौजदारी के मामले होंगे, उनको कहाँ से उनके बारे में दंड देने के प्रावधान कहाँ किया गया है, तो इसके बारे में जो दंड करने के प्रावधान उनकी जो अगर स्पेशल कोई भी बने उनके तहत या आईपीसी के तहत उसे दंडित करने का प्रावधान किया गया, लेकिन उसमें कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाएगा इसके बारे में हमें कहाँ बताया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बताया गया। ठीक है, अब बात करें दंड प्रक्रिया संहिता लागू कब हुआ। तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1 अप्रैल 1974 को पूरे भारत में लागू हो गई। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर था, अब 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर राज्य सहित हो गया। ठीक है, पूरे भारत में। ठीक, इतना समझ में आया। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था दंड प्रक्रिया विधि का समेकन करिए, मतलब दंड से संबंधित जितनी विधियां हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, एक जगह एकत्रित किया जाए। ठीक है, तो दंड से संबंधित जो भी प्रोसीजर है उसको एक जगह समेकित करने के लिए, समेकित मतलब इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, समेकित करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के इसे लाया गया। दूसरा देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता इसलिए लाई गई क्योंकि फेयर ट्रायल हो सके, स्वच्छ विचारण हो सके। ठीक है, जो भी ट्रायल किया जाए, कोर्ट में जो भी कार्रवाई चलाई जाए वो फेयर हो। ठीक है, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए, युक्त युक्त हो, ठीक है, स्वच्छ हो। इसके लिए प्रोसीजर सही होना जरूरी है और इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रोसीजर का प्रावधान किया गया, प्रोसीजर लाया गया इसके तहत। ठीक है, तीसरा ये है, इसके अलावा ये सारी चीजें उद्देश्यों के पहले समेकन करना, ठीक है, और जितना भी इससे संबंधित संशोधित करना, और इस संहिता के दांडिक कार्रवाई को प्राइवेट वेर संशोधन की कार्रवाई का रूप नहीं प्रदान किया गया, वरन इसे अनुचिंतित कार्रवाई का लक्ष्य और उद्देश्य समाज के हित में अपराधकर्ता के दंड देने के प्रयोजन की पूर्ति करता है। मतलब वही जो हमने बताया, इसका लक्ष्य जो है, इसका उद्देश्य है समाज में जो भी कोई अपराध करते हैं तो उनको जिस अपराध विधि के द्वारा उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया गया उसमें कौन सा प्रोसीजर लगेगा, किस तरह से उन्हें दंडित किया जाएगा, उस प्रोसीजर को इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक, समझ में आया इतना? ठीक है, बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसके उद्देश्य क्या क्या हो गए, दंड प्रक्रिया संहिता को लाने के उद्देश्य क्या हो गया, अभियुक्त व्यक्ति के मामले का विचारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किया जाए। ठीक है, मतलब जिसको भी, जो भी, जितने भी अभियुक्त हैं
एक्यूज्ड पर्सन है उनकी जो भी कार्रवाई चले, उनके ऊपर जो भी मुकदमा चले, ठीक है। तो उसमें जो एक जो नैसर्गिक न्याय है, मतलब जो नेचुरल, ठीक है, मतलब प्राकृतिक विधि है, उसके जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों का पालन अवश्य किया जाए। जैसे दूसरे पक्षकार को भी सुनो, ठीक है, ऑडी आल्टरम पार्टम, ठीक है। जो नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय क्या कहता है कि उसकी नैसर्गिक न्याय के दो सिद्धांत, ठीक है, प्राकृतिक विधि के नेचुरल लॉ के दो सिद्धांत है, कौन कौन से हैं? पहला ये कहता है ऑडी आल्टरम पार्टम, मतलब दूसरे पक्षकार को भी सुनो, ठीक है। कोई भी व्यक्ति स्वयं में न्यायाधीश नहीं हो सकता, ठीक है। दो सिद्धांत बताए गए, एक क्या बताया गया, दूसरे पक्षकार को भी सुनो, मतलब कहने का मतलब को जो भी कोई कार्रवाई हो जिसके साथ अगर कोई इसको अभियुक्त को पेश किया जाए तो मौका दोनों पार्टी, जो पीड़ित पक्षकार है, विक्टिम है, उसे भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, अपनी बात को कहने का। और जो अभियुक्त है जिसपे ये इल्जाम है, ठीक है, जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसपे ये इल्जाम है कि उसने ऐसा कार्य किया, ऐसा अपराध किया है, उसे भी मौका दिया जाना चाहिए उसे अपनी बात रखने का। मतलब दोनों पक्षकारों को सुना जाना चाहिए, एक पक्षकार को सुनकर फैसला ना दिया जाए। इस सिद्धांत के बारे में ये प्रावधान किया करती है ये एक्ट, मतलब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई। दूसरा ये बताता है कि इसका नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, दूसरा ये सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं में न्यायाधीश नहीं हो सकता है, मतलब हम ही गलती करें, ठीक है, और हम ही फैसला सुनाएं, ठीक है। जो गलती करेगा वही फैसला नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे हम ही गलती करें और हमारे खिलाफ मुकदमा चले और हम ही उसका न्याय करें, तो ऐसे अगर कोई अपराध करेंगे और हम ही कार्रवाई में शामिल होंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम अपने ही पक्ष में तो फैसला देंगे, ठीक है। तो इन सिद्धांतों को, ये नैसर्गिक न्याय की जो सिद्धांत है उनका पालन करने के लिए, उसके उद्देश्य के लिए विधि बनाई गई, दंड प्रक्रिया संहिता बनाया गया। दूसरा देखिए बताया गया अन्वेषण और विचारण में विलंब को टालने के लिए, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है या जो भी कोर्ट के सामने जो विचारण हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसमें देरी ना हो, ठीक है, टाल मटोल ना हो, समय पे विचारण हो सके, समय पे कार्रवाई चल सके, समय पे फैसला आ सके, इसके लिए इस विधि का निर्माण किया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो हमने बताया अभी आपको, जो बताया कि जैसे दंड प्रक्रिया इससे संबंधित जो विधि है उसको समेकित करने के लिए और स्वच्छ विचारण करने के लिए भी इस संहिता का निर्माण किया गया, ठीक। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताएं सभी लोग, मानसी, ऋतिका। सर इसमें यही बताया गया कि पीड़ित व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए और जो गलती कर रहा है वह अभियुक्त उसे भी मतलब मौका देना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। और हाँ, लेकिन नंबर 2 यहाँ पर समय अगर पर हम बात करें दंड प्रक्रिया संहिता क्यों लाई गई, तो सबसे पहले देखिए दंड प्रक्रिया संहिता जिसे क्या है, तो ये जानिए दंड प्रक्रिया संहिता जिसे जो भी दंड दिया जा रहा है, किसी विधि के तहत अगर किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया जा रहा है तो दंड किस प्रक्रिया के द्वारा दिया जाएगा, वो प्रोसीजर, वो प्रक्रिया जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया। या तो कोई स्पेशल विधि बनी है उसमें उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, उसके लिए विधि अलग से बनाई गई है, तो उस प्रोसीजर के द्वारा उसका पालन होगा। अगर कहीं कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया गया, सिर्फ दंड दिया गया है, तो उसमें कौन सा प्रोसीजर लागू होगा, तो उसके लिए फिर ये दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसे दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए इसे लाया गया। इसे कब लाया गया, देखिए ये इस पर राष्ट्रपति के साइन जो हुए 25 जनवरी 1974 को हुए। 25 जनवरी, जो भी मैं बता रहा हूँ आप नोट करते चलिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। तो ये जानिए कि 25 जनवरी 1974 को दंड प्रक्रिया संहिता को लाया गया, ठीक है। और ये हाँ 25 जनवरी 1974 को, लेकिन ये लागू कब हुआ, पूरे देश में ये लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ,
ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की पहली धारा यही बात कहती है कि इसे कब से लागू माना जाएगा, तो 1 अप्रैल 1974 से इसे लागू माना जाएगा। ठीक है, जब ये लागू किया तो ये कहाँ तक, ये इसका विस्तार कहाँ तक था, ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ तक था, तो ये संपूर्ण भारत पर था सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य के। लेकिन अब ये संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर राज्य सहित। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य पर भी ये लागू है 2019 से। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये चीज यहाँ बताया गया, ये कहाँ लागू, देखिए इसके जो कुछ, ये जो सीआरपीसी है इसका जो पहला खंड कहता है, इसमें कहता है इस संहिता के अध्याय जो 8 है, चैप्टर 8 है, 10 है, 11 के जो उपबंध को छोड़कर अन्य सभी उपबंध नागालैंड राज्य को, जनजाति क्षेत्र को भी लागू नहीं होंगे। ठीक है, मतलब नागालैंड को छोड़कर और जितने भी ये टेरिटोरियल एरिया है, जनजाति क्षेत्र है, उनमें इस संहिता या सीआरपीसी के सिर्फ चैप्टर 8, चैप्टर 8 और 10 और 11 लागू होगा। इसके अलावा कोई भी चैप्टर लागू नहीं होगा। 8, 10 और 11 3 चैप्टर नागालैंड और जनजाति क्षेत्र में भी लागू होंगे, लेकिन बाकी चैप्टर जो इसके हैं वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। कहाँ कहाँ नहीं लागू होंगे, तो नागालैंड में लागू नहीं होंगे और जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये क्यों लाया गया, सभी लोग बताओ इसे क्यों लाया गया? ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता का महत्व क्या है, किस उद्देश्य के लिए बनाई गई? तो हाँ, आज पढ़ेंगे हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के बारे में। दंड प्रक्रिया संहिता या इसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 भी बोलते हैं। ठीक है, सीआरपीसी को कहते हैं। तो जानिए इसके बारे में ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में, दंड प्रक्रिया संहिता किसे कहते हैं, इसका क्षेत्र क्या है और ये किस उद्देश्यों के लिए बनाई गई और ये अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हुई। ठीक है, इसके बारे में जानना है। तो जानिए, देखिए क्या कहती है। ठीक है, वो क्या कहती है, इसमें देखो बताया गया कि हमारी दंड की प्रक्रिया संबंधित विधि मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में समाविष्ट है। देखो, जो भी आईपीसी के अंतर्गत जो भी दंड दिया जाता है उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, किस तरह से किसी को दंडित किया जाएगा, इसके बारे में जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को किसमें दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में बताया। देखिए आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता, उसके अंदर दंड बताए गए, चोरी के लिए कितना दंड होगा, मर्डर के लिए कितना दंड होगा, किस चीज के लिए दंड मिलेगा, किस चीज के लिए दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बताया गया, और दंड मिलेगा तो कितना दंड मिलेगा, ये हमें आईपीसी से पता चला। इसी तरह से और बहुत सारी विधियां हैं जो हमें बताती हैं किस अपराध में कितना दंड मिलेगा। वो सारी विधियां जो हैं ये तो बता रही हैं कि दंड मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, तो वो तरीका, ठीक है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसीजर, वो कहाँ दिया गया है, वो दंड प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, जितने भी क्रिमिनल मामले होंगे, जितने भी ये दांडिक मामले होंगे, आपराधिक मामले होंगे, फौजदारी के मामले होंगे, उनको कहाँ से उनके बारे में दंड देने के प्रावधान कहाँ किया गया है, तो इसके बारे में जो दंड करने के प्रावधान उनकी जो अगर स्पेशल कोई विधि बने उनके तहत या आईपीसी के तहत उसे दंडित करने का प्रावधान किया गया, लेकिन उसमें कौन सा प्रोसीजर यूज किया जाएगा इसके बारे में हमें कहाँ बताया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत बताया गया। ठीक है, अब बात करें दंड प्रक्रिया संहिता लागू कब हुआ, तो दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, दंड प्रक्रिया संहिता जो है 1 अप्रैल 1974 को पूरे भारत में लागू हो गई। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर था, अब 2019 के बाद ये जम्मू कश्मीर राज्य सहित हो गया। ठीक है, पूरे भारत में। ठीक, इतना समझ में आया।
इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, इस एक्ट को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था, दंड प्रक्रिया विधि का समेकन करिए, मतलब दंड से संबंधित जितनी विधियां हैं उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, एक जगह एकत्रित किया जाए। ठीक है, तो दंड से संबंधित जो भी प्रोसीजर है उसको एक जगह समेकित करने के लिए, समेकित मतलब इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, समेकित करने के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के इसे लाया गया। दूसरा देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता इसलिए लाई गई क्योंकि फेयर ट्रायल हो सके, स्वच्छ विचारण हो सके। ठीक है, जो भी ट्रायल किया जाए, कोर्ट में जो भी कार्रवाई चलाई जाए वो फेयर हो। ठीक है, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए, युक्त युक्त हो। ठीक है, स्वच्छ हो, इसके लिए प्रोसीजर सही होना जरूरी है, और इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रोसीजर का प्रावधान किया गया, प्रोसीजर लाया गया इसके तहत। ठीक है, तीसरा यह है, इसके अलावा ये सारी चीजें उद्देश्यों के पहले समेकन करना, ठीक है, और जितना भी इससे संबंधित संशोधित करना, और इस संहिता के दांडिक कार्रवाई को प्राइवेट वेर संशोधन की कार्रवाई का रूप नहीं प्रदान किया गया, वरन इसे अनुचिंतित कार्रवाई का लक्ष्य और उद्देश्य समाज के हित में अपराधकर्ता के दंड देने के प्रयोजन की पूर्ति करता है। मतलब वही जो हमने बताया, इसका लक्ष्य जो है, इसका उद्देश्य है समाज में जो भी कोई अपराध करते हैं तो उनको जिस अपराध विधि के द्वारा उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया गया, उसमें कौन सा प्रोसीजर लगेगा, किस तरह से उन्हें दंडित किया जाएगा, उस प्रोसीजर को इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक समझ में आया इतना? ठीक है, बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? तो देखिए, इसके उद्देश्य क्या क्या हो गए, दंड प्रक्रिया संहिता को लाने के उद्देश्य क्या हो गया, अभियुक्त व्यक्ति के मामले का विचारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किया जाए। ठीक है, मतलब जिसको भी, जो भी, जितने भी अभियुक्त हैं, एक्यूज्ड पर्सन है, उनकी जो भी कार्रवाई चले, उनके ऊपर जो भी मुकदमा चले, ठीक है, तो उसमें जो एक जो नैसर्गिक न्याय है, मतलब जो नेचुरल, ठीक है, मतलब प्राकृतिक विधि है, उसके जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों का पालन अवश्य किया जाए। जैसे दूसरे पक्षकार को भी सुनो, ठीक है, ऑडी आल्टरम पार्टम, ठीक है, जो नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय क्या कहता है कि उसकी नैसर्गिक न्याय के दो सिद्धांत, ठीक है, प्राकृतिक विधि के, नेचुरल लॉ के दो सिद्धांत है, कौन कौन से हैं? पहला ये कहता है ऑडी आल्टरम पार्टम, मतलब दूसरे पक्षकार को भी सुनो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति स्वयं में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ठीक है, दो सिद्धांत बताए गए, एक क्या बताया गया, दूसरे पक्षकार को भी सुनो, मतलब कहने का मतलब को जो भी कोई कार्रवाई हो, जिसके साथ अगर कोई अभियुक्त को पेश किया जाए तो मौका दोनों पार्टी, जो पीड़ित पक्षकार है, विक्टिम है, उसे भी मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, अपनी बात को कहने का, और जो अभियुक्त है जिसपे ये इल्जाम है, ठीक है, जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसपे ये इल्जाम है कि उसने ऐसा कार्य किया, ऐसा अपराध किया है, उसे भी मौका दिया जाना चाहिए उसे अपनी बात रखने का। मतलब दोनों पक्षकारों को सुना जाना चाहिए, एक पक्षकार को सुनकर फैसला ना दिया जाए। इस सिद्धांत के बारे में ये प्रावधान किया करती है ये एक्ट, मतलब इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता बनाई गई। दूसरा ये बताता है कि इसका नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, दूसरा ये सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं में न्यायाधीश नहीं हो सकता है, मतलब हम ही गलती करें, ठीक है, और हम ही फैसला सुनाएं। ठीक है, जो गलती करेगा वही फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे हम ही गलती करें और हमारे खिलाफ मुकदमा चले और हम ही उसका न्याय करें, तो ऐसे अगर कोई अपराध करेंगे और हम ही कार्रवाई में शामिल होंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम अपने ही पक्ष में तो फैसला देंगे। ठीक है, तो इन सिद्धांतों को, ये नैसर्गिक न्याय की जो सिद्धांत है उनका पालन करने के लिए, उसके उद्देश्य के लिए विधि बनाई गई, दंड प्रक्रिया संहिता बनाया गया। दूसरा देखिए बताया गया, अन्वेषण और विचारण में विलंब को टालने के लिए। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है या जो भी कोर्ट के सामने जो विचारण हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, उसमें देरी ना हो, ठीक है, टाल मटोल ना हो, समय पे विचारण हो सके, समय पे कार्रवाई चल सके, समय पे फैसला आ सके, इसके लिए इस विधि का निर्माण किया गया। ठीक है,
इसके अलावा देखिए जो हमने बताया अभी आपको जो बताया कि जैसे दंड प्रक्रिया इससे संबंधित जो विधि है उसको समेकित करने के लिए और स्वच्छ विचारण करने के लिए भी इस संहिता का निर्माण किया गया। ठीक, तो इतना समझ में आया कि नहीं आया? बताएं सभी लोग। मानसी, ऋतिका, सर इसमें यही बताया गया कि पीड़ित व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए और जो गलती कर रहा है वो अभियुक्त उसे भी मतलब मौका देना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। और हाँ, लेकिन नंबर 2 यहाँ पर समय अगर पर हम बात करें दंड प्रक्रिया संहिता क्यों लाई गई, तो सबसे पहले देखिए दंड प्रक्रिया संहिता जिसे क्या है, तो ये जानिए दंड प्रक्रिया संहिता जिसे जो भी दंड दिया जा रहा है, किसी विधि के तहत अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया जा रहा है तो दंड किस प्रक्रिया के द्वारा दिया जाएगा, वो प्रोसीजर, वो प्रक्रिया जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया। या तो कोई स्पेशल विधि बनी है उसमें उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है, उसके लिए विधि अलग से बनाई गई है, तो उस प्रोसीजर के द्वारा उसका पालन होगा। अगर कहीं कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया गया, सिर्फ दंड दिया गया है, तो उसमें कौन सा प्रोसीजर लागू होगा, तो उसके लिए फिर ये दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रोसीजर बताया गया है उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उसे दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए इसे लाया गया। इसे कब लाया गया, देखिए ये इस पर राष्ट्रपति के साइन जो हुए 25 जनवरी 1974 को हुए। 25 जनवरी, जो भी मैं बता रहा हूं आप नोट करते चलिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं। तो ये जानिए कि 25 जनवरी 1974 को दंड प्रक्रिया संहिता को लाया गया। ठीक है सर और ये हाँ 25 जनवरी 1974 को, लेकिन ये लागू कब हुआ, पूरे देश में ये लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की पहली धारा यही बात कहती है कि इसे कब से लागू माना जाएगा, तो 1 अप्रैल 1974 से इसे लागू माना जाएगा। ठीक है, जब ये लागू किया तो ये कहाँ तक, ये इसका विस्तार कहाँ तक था, ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ तक था, तो ये संपूर्ण भारत पर था सिवाय जम्मू कश्मीर राज्य के। लेकिन अब ये संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर राज्य सहित। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर राज्य पर भी ये लागू है 2019 से। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये चीज यहाँ बताया गया, ये कहाँ लागू, देखिए इसके जो कुछ ये जो सीआरपीसी है इसका जो पहला खंड कहता है, इसमें कहता है इस संहिता के अध्याय जो 8 है, चैप्टर 8 है, 10 है, 11 के जो उपबंध को छोड़कर अन्य सभी उपबंध नागालैंड राज्य को, जनजाति क्षेत्र को भी लागू नहीं होंगे। ठीक है, मतलब नागालैंड को छोड़कर और जितने भी ये टेरिटोरियल एरिया है, जनजाति क्षेत्र है, उनमें इस संहिता या सीआरपीसी के सिर्फ चैप्टर 8, चैप्टर 8 और 10 और 11 लागू होगा। इसके अलावा कोई भी चैप्टर लागू नहीं होगा। 8, 10 और 11 3 चैप्टर नागालैंड और जनजाति क्षेत्र में भी लागू होंगे, लेकिन बाकी चैप्टर जो इसके हैं वो उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। कहाँ कहाँ नहीं लागू होंगे, तो नागालैंड में लागू नहीं होंगे और जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये क्यों लाया गया, सभी लोग बताओ इसे क्यों लाया गया। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता का महत्व क्या है, किस उद्देश्य के लिए बनाई गई, तो हाँ जो भी दंड विधि के, किसी विधि के द्वारा किसी को अगर दंडित किया जा रहा तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, तो उस प्रोसीजर के लिए यहाँ पर दिया गया, वो प्रोसीजर जो है दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य की बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य ये है कि जो प्रक्रिया से संबंधित दंड की जो प्रक्रिया है उसको समेकित करना, मतलब एक जगह एकत्रित करना। ठीक है, प्रक्रिया से संबंधित, दंड देने की प्रक्रिया से संबंधित विधि को एक जगह समेकित करना। दूसरी चीज ये हो गई स्वच्छ विचारण करना, फेयर ट्रायल करना। कैसा विचारण करना, फेयर ट्रायल, स्वच्छ विचारण करना। ठीक है, स्वच्छ विचारण करना,
तीसरा हमने जो बताया था सिद्धांत, तो कौन से सिद्धांत? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन करवाना। ठीक है, मतलब नैसर्गिक मतलब नैतिक, ये नेचुरल, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को। ठीक है, जिसमें हमने दो सुक्तियां बताई, दो कॉन्सेप्ट बताए। एक तो हमने क्या बताया, दूसरे पक्षकार को भी सुनो, अपनी ही मत कहो, दूसरे पक्षकार को भी सुनो। और कोई भी व्यक्ति स्वयं में न्यायाधीश नहीं हो सकता। कोई स्वयं अपराध करे और स्वयं उसका खुद ही फैसला करे, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हमारे खिलाफ हम जज हैं और हमारे हमारे ऊपर इल्जाम है, तो हम उसका फैसला नहीं दे सकते, कोई दूसरा जज उसका फैसला देगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं में न्यायाधीश नहीं हो सकता। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए हमने बात की स्वच्छ विचारण, तो स्वच्छ विचारण किसे कहा जाएगा? ठीक है, 1 मिनट रुकना। समझा रहे हैं इसमें हमने क्या क्या समझा। तो सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन आपको जो आता है, तो सबसे पहले जानिए दंड प्रक्रिया संहिता है क्या। इसमें शब्द ही यूज किया गया प्रक्रिया, और किसके लिए प्रक्रिया? दंड, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब एक है, मतलब प्रक्रिया ऐसी जो दंड के लिए हो। ठीक है, किसी को दंड दिया गया है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, उस प्रक्रिया को यहाँ बताया गया। और जितनी भी विधियां हैं, तो सबके लिए अलग अलग प्रक्रिया ना हो सके, सबके लिए अलग अलग नियम ना हो, इसीलिए सारी जितनी भी प्रक्रिया है दंड को देने के लिए एक जगह समेकित कर दी गई, इकट्ठा कर दी गई। ठीक है, इसीलिए इसको कोड बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, क्योंकि सारी विधियों को एक जगह समेट कर जो चीज बनाई जाए उसे हम कोड कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो उद्देश्य क्या हो गए? तो मेन उद्देश्य दो हो गए कि जितनी भी प्रक्रिया है, जितनी भी प्रोसीजर है, उनको समेकित करना। ठीक है, ये याद रखना है उद्देश्य जो हम बता रहे हैं, इसलिए बार बार बता रहे हैं। दूसरा मैंने बताया कि स्वच्छ विचारण के लिए फेयर ट्रायल हो सके। ठीक है, कैसा विचारण हो सके? स्वच्छ मतलब बिना भेदभाव के स्वच्छ विचारण हो, स्वच्छ ट्रायल हो। ठीक है, तो स्वच्छ विचारण के लिए क्या होना चाहिए? तो उसमें स्वच्छ विचारण के लिए 3 चीजों का होना जरूरी होता है, 3 प्रक्रियाओं का अपनाया जाना जरूरी होता है। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं? एक तो हो गया है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए सही से, दूसरा इंक्वायरी सही से होना चाहिए, और तीसरा ट्रायल सही से किया गया होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है, इंक्वायरी जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है, न्यायाधीश करता है, और विचारण ट्रायल जो मजिस्ट्रेट और न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर क्या होगा? तो वो फेयर ट्रायल होगा, स्वच्छ विचारण होगा। ठीक है। सर हम्म। सर दोबारा हाँ से बताएं। तीनों बता दो, दोबारा से तीनों बता दो, आवाज कट गई थी। अन्वेषण, हिंदी में बोलते हैं अन्वेषण। अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन। दूसरा हो गया जांच, जांच को क्या बोलते हैं? तो जांच को बोलते हैं इंक्वायरी। ठीक है, और तीसरा होता है ट्रायल, विचारण जिसे बोलते हैं। ठीक है, 3 चीजें होनी चाहिए। अगर 3 चीजें हैं तो वो प्रक्रिया कैसी होगी, वो ट्रायल कैसा होगा? स्वच्छ ट्रायल होगा। ठीक है, ओके सर। तो ये जाना। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? पुलिस के द्वारा। इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है? जांच किसके द्वारा की जाती है? तो मजिस्ट्रेट और न्यायालय के द्वारा। जांच कभी भी पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, बोलते हैं लोग जांच करने आई थी पुलिस, पुलिस जांच नहीं करती। ठीक है, पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है। जांच कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है, न्यायालय करता है। क्लियर? अब देखिए इस जो एक्ट आया, इसमें क्या क्या चीजें रखी गई, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं।
ठीक है। ट्रायल न्यायालय के समक्ष जो कार्रवाई चलती है, पैरवी की जाती है, गवाह पेश किए जाते हैं, दोनों वकीलों के द्वारा जो बहस आर्ग्यू होता है, वो जो सारा प्रोसीजर है उसको हम ट्रायल कहते हैं। ठीक है, न्यायालय के समक्ष चलने वाली कार्रवाई को ट्रायल बोला जाता है। ठीक है, जिसमें साक्ष्य पेश किए जाते हैं, गवाह पेश किए जाते हैं, बहस होती है, ये सारी चीजें क्या है, इसी को हम ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में सारी चीजों के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इनके इसके दंड प्रक्रिया संहिता है क्या, इसका उद्देश्य क्या, इसकी विशेषताएं क्या, इसके बारे में पढ़ा है। तो देखिए इतना हमने पढ़ा, अब इसकी विशेषताएं जान लेते हैं, इसे क्या क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषताएं। तो देखिए इसके अंदर लिखा गया है, नई संहिता की प्रथम और मुख्य विशेषता न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना है। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता इसकी है कि इसके द्वारा, इस संहिता के द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। ठीक है, मतलब जो भी सरकार है वो न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप ना कर सके। ठीक है, तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रयास इस संहिता के द्वारा किया गया, ये इसकी विशेषता है। दूसरा ये बताया गया है, आपराधिक मामलों में आरोप पत्र पुलिस के द्वारा न्यायालय में 60 दिनों में प्रस्तुत करना होता है, और ऐसा नहीं किए जाने पर अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। हर हाल में अगर किसी पुलिस के पास कोई मामला दर्ज किया गया है तो उसे इन्वेस्टिगेशन करके 60 दिन के अंतर्गत उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करनी होगी। ठीक है, अन्यथा जिसे इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे फिर जमानत पर छोड़ना पड़ेगा। मतलब किसी व्यक्ति को 60 दिन से ऊपर कैद में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो इसके बारे में इसमें प्रावधान किया गया है, विचारण के दौरान कारावास में व्यतीत हुए समय को न्यायालय के द्वारा दिए गए कारावास के दंड में से कम कर दिया जाएगा। जितना भी समय किसी को अगर गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता है, जेल में जितना भी उसे समय बिताना पड़ता है, तो जब भी उसको सजा सुनाई जाती है, जब भी उसको पनिशमेंट मिलता है न्यायालय के द्वारा, तो उस पनिशमेंट में से उतने समय को माइनस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, जितना वो पहले ही ऑलरेडी कहाँ कारावास में व्यतीत कर चुका है। ठीक है, जैसे 10 साल की सजा हुई, 5 साल पहले ही वो कैद में रह चुका है, तो 5 साल की ही उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को चाहे उसे वारंट के अधीन अथवा वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया हो, गिरफ्तारी को कारणों से अवगत कराना आवश्यक है, और यदि वह जमानती है तो उसे जमानत पर मुक्त देने के तथ्य को अवगत कराना भी आवश्यक है। किसी को गिरफ्तार किया गया है अगर पुलिस के द्वारा, चाहे वारंट सहित या बिना वारंट के, तो पुलिस का ये कर्तव्य होगा कि उसे तुरंत वो बताए कि उसका अपराध क्या है, किस अपराध के लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसमें जमानत हो सकती है कि नहीं। अगर जमानत हो सकती है तो फिर वो अपनी जमानत कराए। ठीक है, इसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। बिना वारंट के कौन कौन व्यक्ति क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, इसके बारे में प्रोविजन किया गया है। साक्षियों के समक्ष साक्षियों को समन डाक के द्वारा भेजने की भी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई है। इसके अलावा अगर प्रशांति कायम रखने के लिए, सदाचार बनाए रखने के लिए श्योरिटी लेने के भी प्रावधान इसमें किया गया है। प्रतिभूति लेने के लिए, बंधपन निष्पादित कराने के बारे में भी इसमें बताया गया है। ठीक है, अपील के बारे में, अपील कैसे की जा सकती है, अगर कोई व्यक्ति निचले न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से कोई पीड़ित है तो उसकी अपील कैसे होगी, इसके बारे में भी इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, जमानत, ठीक है, जमानत के प्रावधानों के बारे में, जमानत किस तरह से होगी, किन किन मामलों में जमानत हो सकेगी, कौन कौन से मामलों में जमानत नहीं हो सकेगी, इन मामलों के बारे में भी इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, एफआईआर कैसे लिखी जाती है, एफआईआर कब होती है, ठीक है, तो इसके बारे में भी प्रावधान 154 धारा के तहत इस संहिता के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है,
इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है स्वयं का केस लड़ने के लिए वकील नहीं कर सकता है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बारे में भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है। और कोई व्यक्ति अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति का अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो क्या क्या प्रक्रिया अपनाएगा, उस प्रक्रिया के बारे में भी इसके अंतर्गत बताया गया है। ठीक है। इसके अलावा किसी मामले का कब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है, इसके बारे में भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। इसके अलावा मेंटेनेंस की बात की गई, धारा 125 जो है मेंटेनेंस भरण पोषण देने के बारे में व्यवस्था करती है। ठीक है, कि महिला कोई महिला अपना कोई पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। अब बच्चे चाहे जायज हो नाजायज हो सभी अपने माता पिता से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। इसके अलावा जो वृद्ध माता पिता हैं वो भी अपने पुत्र या पुत्री से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रावधान कहाँ किया गया है, धारा 125 के तहत इस संहिता के अंतर्गत किया गया। ठीक है। इसके अलावा संक्षिप्त विचारण के बारे में प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। समरी ट्रायल क्या होता है, संक्षिप्त विचारण के बारे में भी इसमें किया गया है। कुछ अपराध जैसे कोई होते हैं जिनमें समन हो सकता है, मतलब समझौता हो सकता है, कुछ मामलों में समझौता नहीं हो सकता है, किन मामलों में समझौता हो सकता है, किन मामलों में समझौता नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी इसके तहत प्रावधान किए गए। न्यायालय कैसे निर्णय सुनाएगा, ठीक है, उसकी प्रक्रिया प्रोसीजर उसके बारे में भी इस संहिता के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है। इन्हीं सभी चीजों के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया। ठीक है। बोलो, अब बनाए। इससे संबंधित अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, समझना हो तो आप बता सकते हैं। सर धारा 154 में क्या बताया था आपने? धारा 154 जो है एफआईआर की बात करती है। ठीक है, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, एफआईआर कब की जाए, क्या क्या प्रक्रिया है, किस तरह से की जाएगी, ये सारी चीजें कहाँ बताई गई हैं, ये धारा 154 में बताई गई है। ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में। क्लियर? यस सर। रितिका, मानसी, ठीक है। जी सर। हाँ, तो यही बताया गया है यहाँ। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही किसी से चाहे पहला क्वेश्चन आए चाहे दूसरा क्वेश्चन आए, आपको यही बताना है। ठीक है, इसके बारे में यही सारी चीजें समझनी है, लिखनी है। ठीक है, ये क्या हुआ? ठीक है अमित जी, मानसी जी ठीक है। जी तो सर। हमने आज जो आपको बताया वो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, इंट्रोडक्शन था, परिचय था। सीआरपीसी क्या किसे, एक होती सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता, दूसरा कौन होता है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। दांडिक मामलों में, क्रिमिनल मैटर में प्रक्रिया क्या होगी, इसके लिए किस में दिया गया, सीआरपीसी में दिया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता में दिया। सिविल मामलों में, व्यवहारिक मामले में, जैसे संविदा से संबंधित मामला है, ठीक है, ट्रस्ट से संबंधित मामला है, कब्जे को लेकर कोई मामला है, प्रॉपर्टी को लेकर कोई मामला है, पारिवारिक कोई मामला है, तो उनमें क्या प्रोसीजर होगा, तो उसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता होती है। ठीक है, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसके लिए होता है, वो होता है क्रिमिनल मैटर के लिए, दांडिक प्रक्रिया दांडिक कार्रवाई के लिए। ठीक है, तो दोनों प्रक्रिया, दांडिक के लिए दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता है। ठीक है,
तो पहले हम पढ़ेंगे सिविल प्रक्रिया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हम दंडिक प्रक्रिया संहिता कहते हैं, इससे पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में हम आपको सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जी। चलिए ठीक है, साथ में इसका नोट्स बनाते चलो अभी से। ठीक है, अच्छे से सारी चीजें पढ़ लो, टाइम पे कुछ नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो है हम लोग कल पढ़ेंगे।